कहते हैं कि कुछ आईने चेहरा नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं आत्मा। और जो आत्मा को देख ले वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाता। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे जादुई दर्पण की कहानी जिसने सुंदर चेहरों के पीछे छुपे हुए झूठ को उजागर किया। एक साधारण लड़की को इतिहास की सबसे शक्तिशाली रानी बना दिया। तो ये कहानी शुरू होती है ग्रेनाडा का राजा वीरसेन, बेहद ताकतवर राजा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा कभी बेहद खुश था। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह किया था, लेकिन उसकी पहली पत्नी ने राजा से प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने सिंहासन से प्रेम किया। वो बाहर से तो बेहद सुंदर थी, लेकिन अंदर से बेहद लालची। जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो वो महल छोड़कर भाग गई। उसी दिन राजा ने कसम खाई कि अब मैं सुंदरता से नहीं बल्कि चरित्र से विवाह करूंगा। राजा ने विवाह के लिए अनगिनत राजकुमारियां देखी, लेकिन राजा को उनका चरित्र ठीक नहीं लगा। बहुत समय बीत गया, राजा को कोई ईमानदार स्त्री नहीं मिली। तब राजा निराश हो गया। आखिर थक हार कर राजा अपनी राज्य की राजपुरोहित के पास गया। राजपुरोहित से मिलकर राजा ने अपनी समस्या बताई और उसने कहा कि मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार, दयावान महारानी की आवश्यकता है, जो मुझे एक उत्तम संतान की प्राप्ति कराए। मैंने अनगिनत राजकुमारियां देख ली हैं, लेकिन अपने राज्य के लिए दयावान, ईमानदार महारानी मैं अब तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। पुरोहित ने कुछ देर विचार किया और बोले, एक मार्ग है। पुरोहित अपने घर के अंदर गए और एक कांच का दर्पण लेके आए। वो दर्पण उन्होंने राजा को दिया और बोले, ये एक जादुई दर्पण है, आप इसे अपने राज्य में रखिए। और बोले, ये एक जादुई दर्पण है, आप अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखिए। प्रतियोगिता में यह दर्पण आप अपने महल के एक गुप्त कमरे में रखो और सारे राज्य में घोषणा करा दो कि जो भी कन्या महाराज से विवाह करना चाहती है वो इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखेगी। यदि दर्पण में चेहरा देखने के बाद उसका चेहरा लाल हो जाएगा तो वही राजा की रानी बनेगी। उसी दिन जादुई दर्पण महल में लाया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। राजा अपने दरबार में राजपुरोहित और मंत्रियों के साथ बैठा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। राज्य की जितनी भी अविवाहित कन्या और अन्य देशों की राजकुमारियां थी, सबने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक एक करके सभी राजकुमारियों और नवयुवतियों को उस कक्ष में भेजा गया जिसमें दर्पण था। जैसे ही पहली राजकुमारी अंदर गई और अंदर से बाहर आई तो उसका चेहरा लाल हो गया था। सारे नगरवासी प्रसन्न हो गए कि अब उन्हें उनकी महारानी मिल गई है। लेकिन फिर भी राजा की शर्त थी कि इस प्रतियोगिता में सभी को मौका दिया जाए। एक एक करके सभी राजकुमारियां और नवयुवतियां अंदर गईं और अंदर से बाहर आईं तो उन सब का चेहरा लाल हो गया था। उसी दरबार के कोने में एक कन्या खड़ी थी, साधारण वस्त्र, दिखने में भोली और किसान की कन्या जान पड़ती थी। पुरोहित ने कहा, तुम भी जाओ। मंत्रियों ने कहा, ये एक साधारण कन्या है, इसकी क्या आवश्यकता है कि ये भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले। तो राजा ने कहा कि ये एक प्रतियोगिता है,
प्रतियोगिता में भाग लेने का सबको समान अधिकार है। वो कन्या आगे बढ़ी, दर्पण के पास गई। उसने अपना चेहरा देखा और वापस सभा में आ गई। उस कन्या को देखकर सारी राजकुमारियां और नवयुवतियां हंसने लगीं। लेकिन उसे देखकर राजपुरोहित उठकर खड़े हो गए। राजपुरोहित बोले, महाराज, यही वो कन्या है जिसमें आपकी पत्नी बनने के गुण हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गया। पूरी सभा में कोलाहल मच गया। सभी कन्या बोली, ये कैसा अन्याय है? हम सभी के चेहरे लाल हुए हैं, इसकी नहीं। प्रतियोगिता के आधार पर हम में से किसी एक को आपकी रानी बनना चाहिए। राज्य दरबार में अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पुरोहित ने सबको शांत कराया। पुरोहित ने राजा और सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह कोई जादुई दर्पण नहीं है, बल्कि एक साधारण दर्पण है। पुरोहित ने कहा, यहाँ जितनी भी राजकुमारियां और नवयुवतियां हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, आप सबके चेहरे लाल कैसे हुए, जबकि यह दर्पण कोई जादुई दर्पण नहीं है। राजपुरोहित ने बताया कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी, इस राज्य के लिए एक ईमानदार, दयालु और सच्ची रानी ढूंढने की। और इस परीक्षा में केवल यह किसान की कन्या उत्तीर्ण हुई है। वह बिना किसी छल के इस दर्पण के सामने खड़ी हुई है। संसार में ऐसा कोई दर्पण नहीं बना जिसे देखने से मुख लाल हो जाए। पूरी सभा मौन हो गई। राजपुरोहित ने राजा से कहा कि इन युवतियों और राजकुमारी से प्रश्न किया जाए कि इनके चेहरे लाल कैसे हुए। तभी एक युवती आई और उसने कहा कि मैंने सोचा कि एक शक्तिशाली राजा की रानी बनने के लिए सिर्फ एक दर्पण में ही तो देखना है, और यदि मेरा चेहरा लाल नहीं हुआ तो मैं महाराज की रानी नहीं बन पाऊंगी। इसलिए मैंने पोटली में लाल रंग लिए थे, जिसे मैंने खुद अपने चेहरे पर लगाया। सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। एक एक करके सभी नवयुवतियां और राजकुमारियों ने यह स्वीकार किया, और ये स्वीकार करके वे सब अपने अपने घर को लौट गए। इधर महाराज ने उस किसान कन्या को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? उस कन्या ने बताया कि मेरा नाम मधुरिमा है, मैं पास के गांव की एक किसान की पुत्री हूँ। इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने आपकी वीरता के बहुत किस्से सुने थे। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं महाराज के दर्शन करूं। बस मुझे महाराज को देखना था, और अब मैंने उनको देख लिया है। मेरा स्वप्न पूरा हुआ। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज मुस्कुराए और बोले, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम इस राज्य की महारानी और मेरी पत्नी बनने की प्रतियोगिता जीत चुकी हो। कन्या बोली, मैं एक किसान हूँ, कोई राजकुमारी नहीं। न तो मेरा आपके साथ कोई मेल है। मैं अपने पिता के साथ खेतों में किसानी करती हूँ। रानी बनने का ना तो मेरा कुल है और ना ही गुण। मुझे क्षमा करें और मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दे। राजपुरोहित ने बोला, नहीं, हमारी प्रतियोगिता के अनुसार विजेता ही राजा की पत्नी बनेगी। मधुरिमा ने कुछ देर विचार किया, फिर बोली, ठीक है, यदि आपको सचमुच मुझसे विवाह करना है तो आपको मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। यदि वो मुझे आपसे विवाह करने की स्वीकृति दे देंगे तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। राजा प्रसन्न हुआ। यह एक ऐसी कन्या थी जिसे न राज्य का और न ही राजा का कोई लालच था। मधुरिमा महाराज से आज्ञा लेकर अपने गांव लौट गई।
अगली सुबह महाराज अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंचे जहां मधुरिमा रहती थी। महाराज मधुरिमा के माता पिता से मिले और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। एक राजा स्वयं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता है और वो कैसे मना कर सकते हैं। मधुरिमा के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने घर से ही महाराज और मधुरिमा का विवाह किया। विवाह के पश्चात महाराज अपनी रानी मधुरिमा को लेकर अपने महल आ गए। महल आने के पश्चात मधुरिमा का भोलापन, उसकी दया, विनम्रता और उसका लोगों के प्रति प्रेम देखकर धीरे धीरे महाराज उसके प्रेम में पड़ गए। धीरे धीरे उन्हें अपनी महारानी मधुरिमा से प्रेम हो गया। कुछ समय बाद महारानी मधुरिमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर महाराज का उत्तराधिकारी बना। महाराज भी बहुत संतुष्ट हुए। नगर में उत्सव मनाया गया। पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सब बड़े आनंद से रहने लगे। तो इस कहानी का सार ये है, अगर हम सत्य का साथ देते हैं तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड लक।